ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 35 मिनट की फोन कॉल पर देश की सियासत पे कैसा कोहराम मचा है, आज इसका शुद्ध सियासी विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे। पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ कर दिया कि मध्यस्थता न स्वीकार थी, ना है और ना रहेगी। फिर विपक्ष क्यों कह रहा है कि ट्रंप के जवाब का इंतजार है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश का 90 डिग्री मोड़ वाला पुल आपको याद होगा। अब इस 8वें अजूबे को रीडिजाइन किया जाएगा। इसका बोझ आपकी जेब पर आएगा। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। और रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट सुरंग में सुप्रीम लीडर। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात 35 मिनट वाली कॉल पर देश में मचे सियासी कोहराम की। इस सियासी कोहराम के केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत है। ये बातचीत 35 मिनट तक हुई। वैसे तो ये फोन कॉल कनाडा में अल्बर्टा के कैनानास्किस शहर में G7 समिट के दौरान हुई, लेकिन इसने कनाडा से करीब 11,600 किलोमीटर दूर भारत के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। ट्रंप कॉल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक नई जुबानी जंग शुरू हो गई है। लेकिन कैसे, ये बताने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये फोन कॉल अचानक क्यों और कैसे हुई। तो भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से जो डिटेल शेयर की गई है, उसके मुताबिक G7 समिट की साइडलाइंस में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात होनी थी, लेकिन ट्रंप समिट को बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन चले गए। ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप के आग्रह पर दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई। अब सवाल यह है कि इस फोन कॉल में ऐसी क्या बात हुई जिस पर देश में सियासी संग्राम शुरू हो गया। दरअसल इस बातचीत में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उनमें भारत पाकिस्तान टकराव, ऑपरेशन सिंदूर, मध्यस्थता, इजरायल ईरान संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध और क्वाड समिट शामिल हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ उस बात का भी जिक्र कर दिया जिस पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव चल रहा है। वो मुद्दा क्या है, इसके लिए पहले आप विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान सुनिए। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। विदेश सचिव के मुताबिक पीएम मोदी ने ट्रंप से बातचीत में मध्यस्थता वाले उनके सभी दावों को खारिज कर दिया। पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार उस पर गौर कीजिए। कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं के चैनल्स के माध्यम से हुई थी। पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। यहां यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक करीब 13 बार भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने का दावा कर चुके हैं। हालांकि विदेश सचिव, विदेश मंत्री से लेकर अब पीएम मोदी तक सबने इन दावों को खारिज ही किया है। सरकार और सत्ताधारी पार्टी की तरफ से बार बार यही कहा गया है कि पाकिस्तान के घुटने टेकने पर ही भारत ने सैन्य कार्रवाई रोकी है। अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं है और इस मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने ट्रंप से फोन पर बातचीत में एक बात और कही जिसका जिक्र विदेश सचिव ने भी किया है, और वो ये है कि इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। यानी सभी राजनीतिक दल सरकार के रुख का समर्थन करते हैं।
लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? लगता तो नहीं है, क्योंकि इस फोन पर हुई बातचीत को लेकर एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। इस पूरे मसले को लेकर इस फोन कॉल के बाद बीजेपी नेताओं के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए हैं। वो फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस के खिलाफ जुबानी हमले कर रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किए जा रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बात से स्पष्ट हो गया है कि कोई तीसरा देश मध्यस्थता में शामिल नहीं था। आज कांग्रेस को हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस का पलटवार यह है कि विदेश सचिव ने प्रधानमंत्री के जिस बयान की चर्चा की है, वही बात खुद पीएम मोदी सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं कहते। बीजेपी यह भी कह रही है कि हमारी स्थिति पहले से स्पष्ट थी, अब फोन कॉल के बाद और ज्यादा स्पष्ट हो गई है। कांग्रेस लगातार झूठ फैलाती आई है और अब भी उसी कोशिश में लगी है। उधर कांग्रेस को अभी अमेरिका के जवाब का इंतजार है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि अभी देखना होगा कि इस बातचीत के बारे में ट्रंप का क्या बयान सामने आएगा। बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस विरोध नहीं करती तो उसे विपक्ष नहीं कहा जा सकता। वो अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए ऐसा कर रही है। उधर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि ट्रंप और मोदी की फोन पर बात हुई। क्या ट्रंप ने ऐसा कहा है कि मध्यस्थता नहीं की? बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों का यह भी कहना है कि जिन लोगों ने भारत की मंशा पर सवाल उठाए थे, उन्हें करारा जवाब दिया गया है। तो विपक्ष कह रहा है कि सीज फायर कराने की बात ट्रंप ने खुद सामने आकर कही थी, तो ये बात पीएम मोदी को भी देश की जनता के सामने आकर ही कहनी चाहिए। फिलहाल इस कॉल के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच वार पलटवार वाले बयानों की घंटी तेजी से बढ़ रही है। ये रिएक्शन रील देखिए। 37 दिन बाद आपने फोन किया, वो भी फोन पर आपने बात की, तो अभी देखना है राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से क्या बयान आता है, वो अलग से बात है। पर अब के लिए जो विदेश सचिव ने कहा है, हम उसी को मानकर आगे ले चलते हैं। तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, यही बात कहें विपक्ष के नेताओं को। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा कैसे बढ़े, पाकिस्तान को कैसे कांग्रेस के बयानों का लाभ हो, इसमें पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी लगी रहती है। ये अधिकृत बयान भारत के विदेश सचिव ने दिया है और उसके बाद आप संशय प्रकट कर रहे हैं। ये संशय इसलिए प्रकट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की समाचारों में ये सुर्खियां बनना चाहते हैं। 14-15 बयान लगातार दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। आज भी एक तरफ मिस्री साहब ने वीडियो रिलीज किया और मैं व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग देख रहा हूँ। दोनों में तालमेल का अभाव है। जो बातें प्रधानमंत्री के रेफरेंस से सेक्रेटरी महोदय कह रहे हैं, ये बात खुद प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए। तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और उसमें सभी पार्टी के नेता रहेंगे, विपक्ष के नेता रहेंगे और उसमें स्पष्ट करें कि उनकी जो है डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात हुई। तो ये ट्रंप ने कहना चाहिए, मेरी और मोदी जी की बात हुई है और मैं मोदी जी की बात मानता हूँ। भारत पाकिस्तान के युद्ध में मध्यस्थता नहीं की। सीज फायर किसने कराया? डोनाल्ड ट्रंप ने कराया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात बोली, उसकी बात आज तक नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा क्यों की। ये तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो शीर्ष हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको ये बात कहनी चाहिए थी। ये देश चला कौन रहा है? इस जुबानी जंग के बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के एक बयान का जिक्र करना भी यहाँ जरूरी है। इस बयान को लेकर भी खूब सियासत हो रही है। दरअसल जैसे ही मोदी ट्रंप के बीच बातचीत की खबर सामने आई और मध्यस्थता को लेकर ये बात कही गई, जयराम रमेश ने मीडिया के कैमरे पर अपना मोबाइल फोन दिखाते हुए अमेरिका के एक रीडिंग नोट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो जानकारी विदेश सचिव ने दी है वो फोन कॉल की बातचीत को लेकर अमेरिका के नोट से बिल्कुल अलग है। हालांकि कुछ ही देर बाद बीजेपी ने जयराम रमेश के दावे को गलत ठहरा दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसे जनवरी 2025 का बताते हुए जयराम रमेश पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने जयराम रमेश की तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट किया। इसके बाद जयराम रमेश ने माफी मांगकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। उन्होंने एक्स पर जाकर लिखा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझसे एक गलती हुई और मैंने उसको तुरंत सुधारा। लेकिन आज मोदी ट्रंप की फोन कॉल पर ही देश में राजनीति नहीं हो रही है, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप की तरफ से मिले लंच के न्योते पर भी सियासत में उबाल है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटने के बाद मुनीर को उनके मुल्क में तो कोई पूछ नहीं रहा। मुल्क के बाहर भी पाकिस्तानी मुनीर का मखौल उड़ा रहे हैं। अमेरिका में मुनीर के खिलाफ विरोध वाले बिलबोर्ड लगा रहे हैं। मुनीर को कसाई और न जाने क्या क्या लिख रहे हैं। इस बीच आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करने वाले हैं।
मुलाकात में क्या बात होगी, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन मुलाकात को लेकर देश का विपक्ष मोदी सरकार की कूटनीति को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आसिम मुनीर जब वो जनरल थे, इनके भड़काऊ, इनके उत्तेजक और बिल्कुल ही आपत्तिजनक जो आग जलाने वाली बात है, वो उसका ताल्लुकात सीधा पहलगाम के आतंकवाद हमले से। उसी व्यक्ति को निमंत्रण देना, विशेष निमंत्रण देना, वॉशिंगटन बुलाना, व्हाइट हाउस में भोजन देना, मैं समझता हूँ हमारे कूटनीति के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक सब एक सुर में सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पोस्ट करते हुए पूछा है, क्या ये मोदी सरकार की विदेश नीति की हार नहीं है? उधर कांग्रेस समेत विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी और जयराम रमेश पाकिस्तान के प्रवक्ता बन गए हैं। मुझे लगता है आज वापस से कांग्रेस पार्टी देश के सामने एक्सपोज हो चुकी है। मुझे लगता है शहबाज शरीफ जो है और आसिम मुनीर आज खुश इस बात पे होंगे कि जयराम रमेश और राहुल गांधी जैसे उनको प्रचारक, ऐसे प्रचार करने वाले दो नेता मिले हैं जो अपने देश की बात नहीं करते परंतु दुश्मन देश पाकिस्तान की बात करते हैं। फिलहाल तो नजरें आसिम मुनीर और ट्रंप की मुलाकात पर टिकी है, क्योंकि व्हाइट हाउस में होने वाली इस मुलाकात से देश में सियासी उठापटक और तेज हो सकती है। फिलहाल इस फोन कॉल को लेकर अमेरिका के बयान का इंतजार है। अगर अमेरिका भारत की बात का समर्थन करता है तब भी, और नहीं करता उस हालात में भी एक बार फिर से सियासी घमासान छिड़ना तय है, क्योंकि अगर अमेरिका ने समर्थन किया तो बीजेपी को विपक्ष को घेरने का हथियार मिल जाएगा। अगर समर्थन नहीं किया तो विपक्ष और ज्यादा मुखर होकर इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कवायद में जुट जाएगा। अब बात मध्य प्रदेश के उस अजूबे पुल की करेंगे जिसको एमपी सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों ने अपनी कड़ी मेहनत से तैयार किया है, और ऐसा तैयार किया है कि पुल नहीं बल्कि पेंटिंग बना दी है, जिसे जब चाहे बना दो और जब चाहे मिटा दो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया। इस पुल की सबसे बड़ी खासियत इसका 90 डिग्री वाला टर्न है, जिस पर अगर ट्रैफिक चलने लगता तो हादसे की 100% गारंटी थी। इसके 90 डिग्री वाले टर्न की वजह से ही ये पुल रातों रात चर्चा में आ गया। इतनी चर्चा चिनाब रेल ब्रिज की नहीं हुई जितनी भोपाल के इस रेल ओवरब्रिज की हुई है। लेकिन अब मोहन सरकार में मंत्री राकेश सिंह के पीडब्ल्यूडी विभाग के ज्ञान चक्षु फिर से खुले हैं, और अब फैसला हुआ है कि पेंटिंग की तरह पुल को बदल डालेंगे। पेंटिंग की तरह कुछ मिटाएंगे, कुछ बनाएंगे, और फिर 90 डिग्री वाले टर्न को और फाइन करेंगे। यानी ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज में फिर से बदलाव होगा और फिर पैसे खर्च होंगे। सवाल यहां पर यह है कि ये पुल हम जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे से बना है। क्या ये हमारे पैसों की बर्बादी नहीं है? क्या उन इंजीनियर्स से पैसों की वसूली नहीं की जानी चाहिए जिन्होंने इस अजूबे पुल के निर्माण में अपना योगदान दिया है? क्या पीडब्ल्यूडी विभाग के उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनकी आंखों के सामने नक्शा गुजरा होगा? क्या पीडब्ल्यूडी विभाग संभालने वाले मंत्री की कोई जिम्मेदारी यहां नहीं बनती? क्या मंत्री जी से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि उनके विभाग के इंजीनियर्स ने यह मार्वल आर्ट कैसे तैयार किया? होगा ताजमहल दुनिया में अजूबा, होगी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अजूबा, लेकिन अजब एमपी वाले 8वें अजूबे की बात ही गजब है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सिंह की धांसू और कर्मठ इंजीनियर्स ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि देखने वाले देखते ही रह गए। आंखें झपका ही नहीं पाएंगे इस कारनामे को देखकर। चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि वो दूसरे ब्रिजेस की तुलना में अलग है। ये 88 डिग्री का कर्व है इस ब्रिज में, यानी कि जो गाड़ियां यहां से सीधे जाएंगी उन्हें एकदम से मुड़ना पड़ेगा। ये ब्रिज इस तरफ जाता है और एकदम से तीखा मोड़ इसमें नजर आता है, तो इसको लगभग 90 डिग्री कहा जा सकता है। 88 डिग्री कर्व वाला ये ब्रिज यहां पर बना है। जरा एक बार सोचिए, अगर 90 डिग्री वाले इस मोड़ पर ब्रेक ना लगे तो? सोचने से ही दिमाग झन्ना जाएगा। लेकिन इससे उन्हें क्या जो इस अजूबे को तैयार करके बैठे हैं। पुल में 90 डिग्री के टर्न पर सवाल उठने लगे। मीम्स से मध्य प्रदेश सरकार का मजाक उड़ने लगा।
तब जाकर दिमाग की बत्ती जली और उसके बाद फैसला हुआ कि ऐशबाग ओवरब्रिज में बदलाव किया जाएगा। रेलवे इसके लिए और जमीन देगा। पुल के ऊपर की रेलिंग तोड़कर 90 डिग्री वाले टर्न को और घुमावदार बनाया जाएगा। इससे पुल की चौड़ाई 3 फीट और बढ़ जाएगी, जिससे गाड़ियों को मुड़ने की ज्यादा जगह मिलेगी। लेकिन फिर वही सवाल, ये पहले क्यों नहीं दिखा? क्या उस वक्त आंखों पर पट्टी बांधकर पीडब्ल्यूडी विभाग काम कर रहा था? पुल का उद्घाटन हो जाता तो मंत्री राकेश सिंह ही सबसे आगे फीता काटते नजर आते। लेकिन जब उनसे पुल पर बने मौत वाले मोड़ के मुद्दे पर सवाल पूछा जाता है तो वो इधर उधर की बातें करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। 5 वर्ष पहले का वो पुराना काम है, उसकी ड्राइंग डिजाइन काफी पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन LHAI ने कल उसका परीक्षण किया है और रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई करेंगे। ऐसे आर्किटेक्चरल मार्वल हर रोज या हर कोई थोड़े बना सकता है, जैसी मध्य प्रदेश के नायाब इंजीनियर्स ने बनाई है। ऐशबाग रेलवे ओवरब्रिज की शुरुआत करीब 2018 में हुई थी, यानी 8 साल बाद ये पुल बनकर तैयार हुआ है और इसको बनाने में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। लेकिन नतीजा क्या निकला? शून्य। अब फिर से पुल का डिजाइन बदलेगा, फिर से समय लगेगा, फिर से पैसा लगेगा और ये पैसा भी आपकी ही जेब से निकल कर लगेगा। खास बात यह है कि सबकी निगाहें इस पुल के सिर्फ 90 डिग्री वाले टर्न पर टिकी है। लेकिन आगे भी नजर डालिए, पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर्स ने आगे भी गजब का कारनामा कर रखा है। यहाँ पर जहाँ लगभग ये उतरने वाला है ब्रिज, ये जो कर्व है ये भी बड़ा घुमावदार कर्व है और अपने आप में खतरनाक है, क्योंकि यही रास्ता है जो ब्रिज में चढ़ने और उतरने दोनों के लिए काम आएगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जब तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ इधर से ऊपर की तरफ आएंगी या इधर से नीचे की तरफ जाएंगी, इस कर्व में ये सीधे इस तरीके से घूमता है, बिल्कुल घुमावदार वहाँ पर कर्व है। खतरा सिर्फ एक जगह नहीं है, इस ब्रिज में जगह जगह खतरा है, भले ही चर्चा ज़्यादा उस 88 डिग्री के एंगल की हो रही हो। इस पुल की जरूरत इसलिए थी क्योंकि रेलवे पटरी की एक तरफ सड़क है और दूसरी तरफ रिहायशी इलाका। रेलवे पटरी को पार करने के लिए पहले यहाँ एक रेलवे फाटक था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या थी। बस इसी समस्या को खत्म करने के लिए पुल बनाया गया है, लेकिन समस्या खत्म होने के बजाय और बढ़ गई, जिस पर अब जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस पार्टी केवल नकारा राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी बताए कि उनके राज्य में कितने ब्रिज बनाए और कितने डिग्री के ब्रिज बनाते थे। कांग्रेस पार्टी केवल राजनीति कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती। इस तरीके से करोड़ों रुपए बर्बाद किए, इसका जिम्मेदार कौन है? मोहन यादव जी को ये जवाब देना चाहिए कि किसकी ये गलती है। इंजीनियर विश्वास सारंग जी को ये बताना चाहिए कि वो रोज वहां पर जाते थे, तो उससे क्या फायदा हुआ उनके जाने से कि आज फिर करोड़ों रुपए लगाने के बाद हम फिर करोड़ों रुपए लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हरी झंडी मिल गई है। अब कर्मठ इंजीनियर्स फिर से पुल का डिजाइन बदलेंगे, यानी 90 डिग्री वाला टर्न और चौड़ा और बड़ा किया जाएगा। अगर पहले ही ये देख लिया जाता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। किसी भी पुल या ओवरब्रिज को बनाते समय संबंधित विभाग और इंजीनियर्स कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे पुल की लंबाई कितनी होगी, पुल कितना चौड़ा होगा, पुल की ऊंचाई कितनी होगी, पुल पर कहां टर्न होगा, जहां पुल बनेगा वहां जमीन कैसी है, निर्माण के बाद पुल पर कितना भार रहेगा। ऐशबाग के इस पुल को बनाते हुए ये सभी बातें इंजीनियर्स के ध्यान में रही होंगी। इसके बावजूद इंजीनियर्स ने 90 डिग्री वाला मोड़ बना दिया, जो हादसों की वजह बन सकता था। अब जनता भी यही सवाल पूछ रही है कि इतनी घोर लापरवाही कैसे हो गई? ये पैसे की बर्बादी नहीं है तो और क्या है? गलत ब्रिज बना, थोड़ा लंबा टर्न लेना था। ये तो प्रदेश के अंदर घोटाले ही घोटाले चल रहे हैं, घोटालों का काम सब। वो तो पैसा खाने के लिए करते हैं ना। आम आदमी को उन्होंने यूँ बेवकूफ़ बना रखा है, यूँ घुमा देते हैं आम आदमी को। तो जनता का पैसा है ये, कौन पूछ रहा है इनसे सवाल जवाब? ये तो बिल्कुल एकदम गलत इंजीनियरिंग का उदाहरण है, बहुत बड़ा। समुद्र लोगों को मतलब सोचना चाहिए, लोगों का जो पैसा है समुद्र उसको बर्बाद करा जा रहा है, बताओ। समुद्र जनता से लूटा जा रहा है, बताओ। सामने से आदमी कट कहाँ से लेगा, बताओ। सीधा जाके उसमें ठुकेगा, नीचे एक्सीडेंट होगा, आए दिन एक्सीडेंट होंगे, बताओ। गाड़ी कैसे कटेगी? कट ही नहीं पाएगी गाड़ी। अगर बड़ी गाड़ी आ गई बस तो कट ही नहीं पाएगी। दुर्घटना की भी संभावना है बिल्कुल 100%। और टोटल वेस्ट है। अब यहाँ भोपाल की बात हो रही है तो आपको एक और अजूबा दिखाते हैं। भोपाल के पॉलीटेक्निक चौराहे के वॉच टावर की घड़ियां भी अजब गजब है। वॉच टावर की 2 घड़ियां तो सही समय बता रही हैं, लेकिन
एक तरफ की घड़ी में 7 मिनट पीछे है वो, और एक तरफ घड़ी बंद पड़ी है, जिसकी वजह से कंफ्यूजन यहां पर पैदा हो रहा है। जिस चौराहे पर वॉच टावर की घड़ियां जनता को कंफ्यूज कर रही हैं, वहां से हमारे संवाददाता अंबुज पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पर जो घड़ी का एक हिस्सा है उसमें 4:47 अब हो चुके हैं, जबकि मेरे फ़ोन की घड़ी में 4:53 हुए हैं। दूसरी तरफ हम चलते हैं कि आखिर कितना समय हुआ है, इसमें दिखाएं आपको। तो 4:54 हो गया है और ये इसको माना जा सकता है कि बिल्कुल ठीक समय बता रहा है इस तरफ का हिस्सा जो घड़ी का है। और तीसरा हिस्सा हम देखते हैं इस चौराहे की जो घड़ी में बना हुआ है, तो उसमें क्या समय हुआ है, इसमें भी 4:54 हुए हैं। ट्रंप अगर किसी भी तरीके का बयान देते हैं प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद, तो उससे सियासी भूचाल आना तय है, और ऐसा होता हुआ अब शुरू भी हो गया है। भारत पाकिस्तान सीज़फायर पर ट्रंप ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया है कि मैंने ही भारत पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाई है। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, एक बार सुनिए। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. खमेनी को लेकर ट्रंप ने पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि हमें पता है कि सर्वोच्च नेता कहां छिपा है। सुप्रीम लीडर एक आसान लक्ष्य है, लेकिन वो सुरक्षित है। हम उसे कम से कम अभी तो मारने वाले नहीं हैं। ईरान के आसपास हमारा पूरा आसमान पर कब्जा है। ईरान बिना शर्त सरेंडर کار رو اونها شروع کردن و جنگ به راه انداختن. Someone comes to kill you, rise and act first. This is exactly what Israel has done today. अमेरिका के राष्ट्रपति डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई कहां छिपे हुए हैं, लेकिन अभी उनको मारने का वक्त नहीं है, इसीलिए वो सुरक्षित हैं। इजराइल और अमेरिका खामनेई को निशाना बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग का 6वां दिन है और खबर है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई किसी सुरंग में मौजूद है। अमेरिका बिना शर्त के ईरान से सरेंडर करने के लिए कह रहा है, लेकिन आज खामनेई का जो बयान सामने आया है उससे साफ हो गया है कि ईरान घुटने नहीं टेकेगा। खामनेई ने कहा है कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा, ना तो वो थोपी हुई शांति स्वीकार करेगा और ना ही थोपा गया युद्ध। तेहरान से लेकर इजराइल के तेल अवीव तक सायरन और धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। और आज भारत की बात में हम आपको ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की कहानी दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ईरान का मतलब खामनेई क्यों है, अमेरिका और इजराइल मिलकर खामनेई को अपना निशाना क्यों बनाना चाहते हैं। ये ईरान की जमीन से उठने वाली सिर्फ एक आवाज और नारा भर नहीं, बल्कि ये ईरान के नागरिकों में बसने वाली वो सोच है जिसके जनक हैं वहाँ के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई। चलो मिल्लत ईरान मिगन मर्ग बर अमेरिका। अमेरिका पूछता है कि ईरान डेथ थ्रू अमेरिका क्यों कहता है। मैं अमेरिका के लीडर्स को एक बात साफ कर दूं कि डेथ थ्रू अमेरिका का मतलब है ट्रंप की मौत। इसका मतलब है अमेरिका के शासकों की मौत। مرگ بر اینه، مرگ بر سردمداران. ما به مردم آمریکا کاری نداریم.
आयतुल्ला अली खामेनेई जिनकी मंजूरी के बिना ईरान में एक पत्ता तक नहीं हिलता। فکر نکنن که زدند و تمام شد. نه. کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. खामेनेई एक बार जो फैसला ले लेते हैं वो ईरान में कानून माना जाता है। اینا همه قدرت مداران عالم و مستکبران عالم به خصوص شیطان بزرگ و آمریکا بدانند ملت ایران به هیچ قدرتی باج نخواهد. खामेनेई ईरान की सबसे बड़ी और निर्णायक ताकत माने जाते हैं। भीषण जंग छिड़ी हुई है। इजराइल की मिसाइलें ईरान की राजधानी तेहरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं। दूसरी तरफ ईरान इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है। जंग की ताजा शुरुआत 13 जून को हुई थी, जब इजराइल की सेना ने पूरे ईरान पर हमला शुरू कर दिया था। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों से लेकर सैन्य ठिकानों तक को निशाना बनाया। दरअसल इजराइल समेत अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर खामेनेई अपने परमाणु कार्यक्रम की वजह से है, क्योंकि इस जंग की शुरुआत इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए हुई है। ये युद्ध क्यों शुरू किया था? सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया के पूछना चाहते हैं, अगर एक देश है जो कॉल्ड इजराइल, उनके हाथ में न्यूक्लियर आर्म है, अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट है, जैसे उनके पास 90 न्यूक्लियर हैद भी है, और उनकी सोच रहा था ईरान में कभी एम्बिशियस है न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो इसलिए उन्होंने युद्ध शुरू किया था। तो सबसे बड़ी बात है अगेंस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, वायलेशन ऑफ यूएन चार्टर, वायलेशन ऑफ जिनेवा कन्वेंशन, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन बिल्कुल प्रोहिबिट एनी अटैक ऑन अ न्यूक्लियर साइट। ये सबसे बड़ी बात लिखा है। तस्वीरें इसी महीने 4 जून की हैं, जब आयतुल्ला अली खामेनेई ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खुमैनी की बरसी पर जनता को संबोधित करने के लिए आए थे। लेकिन इस मौके पर भी खामेनेई ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के प्रपोजल को नकार दिया था। अमेरिका ने जो प्रपोजल दिया है वो इसके 100% खिलाफ है जो हम कर सकते हैं। अमेरिका के लीडर अलग अलग शब्दों के जरिए हमारे परमाणु कार्यक्रम को लेकर अपनी डिमांड को दोहरा रहे हैं। खामेनेई यहीं पर नहीं रुके थे। उन्होंने इजराइल और अमेरिका को खुली चेतावनी देते हुए कहा था कि ये मुल्क मिलकर भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बाल तक बाका नहीं कर पाएंगे। इजराइल हो या फिर अमेरिका, जो लोग इस वक्त सत्ता में हैं, वो ये बात जान लें कि वो हमारे परमाणु कार्यक्रम का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे।
बस इस बयान के 9 दिन बाद इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और फिर जंग की शुरुआत हुई। मौजूदा स्थिति यह है कि इजराइल और अमेरिका खुलकर खामेनेई को निशाना बनाने की चेतावनी दे रहे हैं। यह ईरान कैंसर की तरह है। आपको पता है कि आपको कैंसर है जो आपको मार सकता है। आप कैंसर को हटाते हैं। तेहरान में अफरा तफरी का माहौल है। मरने वालों के साथ घायलों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई आखिर कहां है? का मिलिट्री बेस है, बल्कि माना जाता है कि इसी इलाके में ईरान के परमाणु ठिकाने भी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि ईरान के सुप्रीम नेता खामेनेई लाविजान में ही मौजूद है। दरअसल ईरान ने इस जगह को खुफिया परमाणु कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन 2003 में इस ठिकाने का खुलासा होने के बाद यह अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की नजर में आ गया था। खुलासे के बाद ईरान सरकार ने इस साइट को पूरी तरह से तोड़ दिया था। यहां तक कि 4 मीटर तक की मिट्टी तक को निकाल लिया गया था ताकि कोई सबूत न मिल सके। 1 साल बाद 2004 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी को साइट पर जाने की इजाजत दी गई और तब तक वहां से सब कुछ साफ किया जा चुका था, लेकिन एक सुरंग वहां मौजूद थी। तो क्या ईरान के सुप्रीम लीडर तेहरान से सटे लाविजान में मौजूद हैं? क्या खामेनेई लाविजान में परमाणु सामग्री छिपाने के लिए बनाई गई खुफिया सुरंग में बैठे हुए हैं? अमेरिका ने ईरान और इजराइल के बीच जंग में अभी एंट्री नहीं ली है, लेकिन चेतावनी जरूर दे दी है। ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने के लिए कहा है। Giving up entirely. That's okay too. Are you close there? Is that possible in the next 24, 48 hours? Certainly possible. Complete give up. ट्रंप की इस चेतावनी पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने जवाब देते हुए कहा है कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। मार के भागने वाला वक्त अब खत्म हो चुका है। इजराइल को उसकी गलती की सजा मिलेगी। जो लोग ईरान को जानते हैं उन्हें पता है कि ये मुल्क धमकी की भाषा नहीं समझता। اینی که به ملت ایران بگم بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. इजराइल और अमेरिका ये चाहता है कि उनकी वहाँ पे चलती रहे। मतलब पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल अमेरिका चाहता है कि चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे डिप्लोमेटिक फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो या स्ट्रेटजिक और मिलिट्री फील्ड हो, सिक्योरिटी में हर जगह वो मोनोपोली चाहते हैं। ईरान जो है उनके मोनोपोली के लिए चैलेंज है। ईरान ये कहता है कि भाई आप लोग तो दूर के लोग हैं, बाहर के लोग हैं। खमेनी को मारने की बात करना ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है ताकि जो ईरानियन जनता है उनको दबाव में लाया जाए मानसिक लेवल। इजराइल ईरान पर यह कहकर हमले को जायज ठहरा रहा है कि वो ईरान को परमाणु कार्यक्रम से रोकना चाहता है, लेकिन इसके पीछे इजराइल का एक और बड़ा मकसद है और वो ये कि ईरान के अयातुल्ला अली खामनेई को सत्ता से बेदखल करना। या जो लोग कह रहे, जो इजराइल में कह रहे ये न्यूक्लियर इशू है, तो न्यूक्लियर इशू नहीं है। इसके मतलब ये एक ही बात है, वो रिजीम चेंज करने के लिए इसलिए उन्होंने मरने के लिए तैयारी है। वो बाकी से आप देख लो क्या हो रहा है, सारी दुनिया मालूम हो गया था। ये जब तक शुरू किया था, उन्होंने बम्बार्डमेंट शुरू किया था, आप देख रहे हैं
इतना बम्बार्डमेंट शुरू हो गया था, सोच रहा था अगर हम लोग के टॉप लीडर में निकाल देंगे तो ये तो अपने आप गिर जाते ये सरकार ये, लेकिन वो डिड नॉट हैपन। अब सवाल ये है कि खामेनेई ईरान में इतने जरूरी क्यों हैं? कैसे वो करीब 36 साल से ईरान के सबसे ताकतवर व्यक्ति बने हुए हैं? जवाब के लिए 36 साल पहले साल 1989 की ये तस्वीरें देखिए, जब ईरान में इस बात पर बेहद महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी कि मुल्क का सर्वोच्च नेता कौन होगा। दरअसल 1989 में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की मौत हो चुकी थी। खुमैनी की मौत के फौरन बाद एक आपात बैठक बुलाई गई जिसमें यह तय किया जाना था कि अगला सर्वोच्च नेता कौन होगा। तब खामेनेई ने कहा था कि इस जिम्मेदारी के लिए वो सही व्यक्ति नहीं है। मैं इस पद के लिए सही व्यक्ति नहीं हूं और मेरे अलावा यहाँ मौजूद बाकी लोग भी ये बात जानते हैं। संविधान के हिसाब से मैं योग्य नहीं हूं और धार्मिक दृष्टि से आप लोगों में से कई होंगे जो मुझे बतौर लीडर स्वीकार नहीं करेंगे। ये किस तरह की लीडरशिप होगी? सभा में चर्चा हुई और बहस के बाद वोटिंग हुई और सिर्फ 1 साल के लिए अली खामेनेई को ईरान का सर्वोच्च नेता चुना गया था। लेकिन देखिए 36 साल बीत गए, खामेनेई ईरान के सर्वोच्च नेता की गद्दी पर बैठे हुए हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई का जन्म 1939 में ईरान के उत्तर पूर्वी शहर मशहद में हुआ था, जिसे ईरान का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। खामनेई ने अपने पिता की राह चुनी और महज 11 वर्ष की उम्र में ही मौलवी बन गए, जबकि खामनेई उस दौर के ईरान में बड़े हो रहे थे जब वहां राजतंत्र था और शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। शाह को आधुनिक सोच रखने वाला राजा माना जाता था जो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे और धर्म को एक प्राचीन अवधारणा मानते थे। तब का ईरान मौजूदा ईरान से बिल्कुल अलग था। ईरान का यह आधुनिक रंग धार्मिक सोच रखने वालों को रास नहीं आ रहा था। जैसे जैसे अली खामेनेई बड़े हुए, शाह शासन के प्रति उनकी नाराजगी और विरोध बढ़ता गया। खामेनेई ने शाह के सबसे बड़े विरोधी आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के समर्थन में काम करना शुरू कर दिया था। खुमैनी शाह के सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे और विरोध की वजह से ईरान के राजा ने उन्हें देश से निष्कासित कर दिया था। लेकिन फिर साल आया 1979, यानी इस्लामिक क्रांति का साल, जब ईरान में शाह को सत्ता से हटना पड़ा और आयतुल्लाह खुमैनी ने पेरिस से लौटकर इस्लामिक गणराज्य की स्थापना की थी। खामेनेई के पास सर्वोच्च नेता के लिए धार्मिक योग्यता नहीं थी, लेकिन संविधान में संशोधन करके उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया था। हालांकि खामेनेई के राज में ईरान में महिलाओं के अधिकारों को कुचला गया, जिसका सबसे बड़ा चेहरा बनी थी महसा अमीनी। 22 साल की महसा अमीनी को हिजाब न पहनने पर अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन ईरान में इसके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसे ईरान की सरकार बर्बरता से कुचलती रही थी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद इसे ईरान का सबसे व्यापक विद्रोह बताया गया था। तो मेरे साथ भारत की बात में आज इतना ही। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।